नमस्कार साथियों, अभ्युदय एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2025 हेतु सामान्य अध्ययन के 16वें प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। आज की प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा के निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दूसरा है कलकत्ता विश्वविद्यालय, तीसरा है एडम की रिपोर्ट और चौथा है वुड का डिस्पैच। नीचे सही क्रम चुनने हैं आपको। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी 1817 में, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1858 में, एडम की रिपोर्ट आई थी 1835 से 38 में। चौथा है वुड का डिस्पैच, तो वुड डिस्पैच आया था 1854 में। तो सही कालानुक्रमिक हो जाएगा पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र को जल संकट ग्रस्त के क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत करने के लिए जल उपलब्धता की सीमा क्या होती है? पहला ऑप्शन है 1700 घन मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष से कम, दूसरा है 2000 घन मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष से कम, तीसरा है 2300 घन मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष से कम और लास्ट है 2500 घन मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष से कम। तो किसी क्षेत्र को जल संकटग्रस्त क्षेत्र के रूप में तब माना जाता है जब प्रति व्यक्ति वार्षिक जल उपलब्धता 1700 घन मीटर से कम हो जाती है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। इसके साथ ही साथ एक एडिशनल जानकारी ये है कि अगर किसी क्षेत्र में 1000 घन मीटर से नीचे पानी की उपलब्धता चली जाती है तो उसे माना जाता है जल अभावग्रस्त क्षेत्र के रूप में। जल अभावग्रस्त को बोलते हैं वाटर स्केर्स। यानी यहां है जल संकटग्रस्त और ये है जल अभावग्रस्त। जल संकटग्रस्त क्षेत्र उस क्षेत्र को माना जाता है जब जल की उपलब्धता 1700 घन मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष से कम हो जाती है, और जल अभावग्रस्त यानी वाटर स्केर्स के क्षेत्र के रूप में उसे वर्गीकृत किया जाता है जब जल की उपलब्धता 1000 घन मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली की स्थापना किस विषय के शिक्षण के लिए की गई थी? पहला ऑप्शन है सिविल इंजीनियरिंग, दूसरा है ललित कला, तीसरा है बागवानी और चौथा है शैक्षिक शोध। तो स्वतंत्रता पूर्व लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना 1932 में दिल्ली में शैक्षिक शोध के शिक्षण हेतु की गई थी, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगर बात की जाए इसके संस्थापक सदस्यों में, तो इसके संस्थापक सदस्यों में सरोजनी नायडू, अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना चाहता है और तत्काल प्रतिक्रिया देना चाहता है। इसके लिए आप निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का चयन करेंगे? पहला ऑप्शन है कहूत, दूसरा है प्लोटागन, तीसरा है स्क्रीनकास्टोमैटिक, चौथा है एनीमेकर और लास्ट है क्विज। तो शिक्षक को मूल्यांकन करने और तत्काल प्रतिक्रिया देने के लिए कहूत और क्विज जैसे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का चयन करना चाहिए, इसलिए ए और ई ये दो सही हो जाएंगे। तो अगर बात की जाए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर के चयन की, तो इसमें से केवल ए और ई सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 ये सही हो जाएगा। अब अगर बात की जाए कहूत की, तो कहूत एक गेम आधारित ऑनलाइन मूल्यांकन तकनीक है
जो सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाती है। यह एक इंटरैक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां शिक्षक प्रश्न तैयार कर सकते हैं और उन्हें स्क्रीन पर प्रदर्शित कर सकते हैं। छात्र स्मार्टफोन, टैबलेट या कंप्यूटर का उपयोग करके इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। कहूत का उपयोग रिमोट लर्निंग, आमने सामने की कक्षाओं और वर्चुअल मोड में भी किया जा सकता है। और अगर बात की जाए क्विज की, तो क्विज एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कक्षाओं को मजेदार और इंटरैक्टिव बनाने में मदद करता है। शिक्षक इसका उपयोग छात्रों की सीखने की प्रक्रिया का विश्लेषण और ट्रैकिंग करने के लिए कर सकते हैं। वे ऐसी प्रश्नोत्तरी तैयार कर सकते हैं जो छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार हो। यह शिक्षकों को उन क्षेत्रों की पहचान करने में भी मदद करता है जहां छात्रों को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है। छात्र वेबसाइट या ऐप के माध्यम से शिक्षक द्वारा साझा किए गए लिंक या एक्सेस कोड का उपयोग करके प्रश्नोत्तरी तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकादमिक लेखन में संक्षिप्ति FN का उपयोग निम्नलिखित में से किसे दर्शाने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है फॉरनून, दूसरा है पाद टिप्पणी, तीसरा है पृष्ठ संख्या और चौथा है अगली पृष्ठ संख्या। तो अकादमिक लेखन में संक्षिप्ति FN का उपयोग पाद टिप्पणी यानी फुटनोट के लिए किया जाता है। इसलिए ऑप्शन बी जो है, ये ऑप्शन दूसरा जो है ये सही हो जाएगा। अगर बात की जाए फुटनोट की, तो किसी पृष्ठ के नीचे दी गई एक संक्षिप्त टिप्पणी होती है जिसे फुटनोट कहते हैं, जिसमें किसी विषय से संबंधित अतिरिक्त जानकारी, संदर्भ स्रोत या कॉपीराइट विवरण प्रदान किया जाता है। यदि किसी दस्तावेज में एक से अधिक पृष्ठ होते हैं तो आवश्यकता के अनुसार हर पृष्ठ पर फुटनोट जोड़े जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का दृष्टिकोण यानी विजन है आइए मिलकर सूर्य को उज्जवल बनाएं। दूसरा कथन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मिशन प्रत्येक घर चाहे वह कितना भी दूर हो रोशनी से प्रकाशित होना है। उपरोक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। नीचे कूट दिए गए हैं। पहला कूट है कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। दूसरा है कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। तीसरा है कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। और लास्ट है कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। तो इनमें से जो पहला कथन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का दृष्टिकोण यानी विजन आइए मिलकर सूर्य को उज्जवल बनाएं, ये सही है। था दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मिशन प्रत्येक घर चाहे वह कितना भी दूर हो रोशनी से प्रकाशित होगा, ये भी सही है। इसलिए से जो कूट पहला है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय जो है ये है गुरुग्राम हरियाणा में। इसकी स्थापना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2015 में COP21 पेरिस फ्रांस में इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के दौरान उच्चतर शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है सरकारी क्षेत्र का विस्तार, दूसरा है निजी क्षेत्र की सहभागिता, तीसरा है विदेशी परिसरों की स्थापना, चौथा है विदेशी विश्वविद्यालयों का प्रवेश। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के दौरान उच्चतर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित करना। इसलिए ऑप्शन बी जो है ये दूसरा जो है ये सही हो जाएगा। इस अवधि में भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी LPG की शुरुआत हुई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक क्षेत्र का विकास और आधुनिकीकरण, शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना, उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार करना। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र को उच्च शिक्षा में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया गया ताकि शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी और समावेशी बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किन भारतीय विश्वविद्यालयों को लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर स्थापित किया गया था? पहला ऑप्शन है कलकत्ता विश्वविद्यालय, दूसरा है बंबई विश्वविद्यालय, तीसरा है मद्रास विश्वविद्यालय और आखिरी है कलकत्ता विश्वविद्यालय। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय, बंबई विश्वविद्यालय व मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर 1857 में किया गया था। इसलिए ऑप्शन ए, बी और सी सही हो जाएगा। नीचे कूट दिए गए हैं, इसमें से जो पहला कूट है ये सही हो जाएगा, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अध्ययन में शोधकर्ता की आयु प्रतिभागियों के व्यवहार को प्रभावित करती है तो इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? पहला है समाजशास्त्री प्रभाव, दूसरा है जैव सामाजिक प्रभाव, तीसरा है मनोवैज्ञानिक प्रभाव और लास्ट है मनोसामाजिक प्रभाव। तो जब किसी अध्ययन में शोधकर्ता की आयु प्रतिभागियों के व्यवहार को प्रभावित करती है तो इसे जैव सामाजिक प्रभाव कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन बी जो है, दूसरा जो है ये सही हो जाएगा। अगर बात की जाए बायोसोशल की, तो बायोसोशल यानी जैव सामाजिक प्रभाव एक व्यापक अवधारणा है जो जैविक घटनाओं और सामाजिक संबंधों व संदर्भों के बीच की गतिशील बातचीत को संदर्भित करती है। यह किसी व्यक्ति के शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को भी प्रभावित कर सकता है। बायोसोशल प्रभाव सामाजिक विज्ञान और व्यवहार विज्ञान का एक समन्वय है जो व्यक्तित्व विकारों, सामाजिक मानसिक बीमारियों और विकलांगताओं को पर्यावरणिक कारकों और जैविक रूप से निर्धारित लक्षणों के संदर्भ में व्याख्यायित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता का मापन होता है? पहला ऑप्शन है रूरल पैमाना पर, दूसरा है हेक्टेयर में, तीसरा है रिक्टर पैमाना पर और लास्ट है डेसिबल में। तो भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर पैमाने पर किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। यह पैमाना वर्ष 1935 में चार्ल्स एफ रिक्टर द्वारा विकसित किया गया था। इसमें एक विशिष्ट प्रकार के सिस्मोमीटर और भूकंप तथा भूकंपी तरंगों के बीच की दूरी के आयाम के आधार पर एक सूत्र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम है? पहला ऑप्शन है हिमालय श्रृंखला में, दूसरा है काराकोरम श्रृंखला में, तीसरा है हिंदकुश श्रृंखला में और लास्ट है कैलाश श्रृंखला में। तो वैज्ञानिक खोजों एवं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इमेज के आधार पर यह पता चला है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत स्थित कैलाश श्रृंखला में है। इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। यह नदी तिब्बत से निकलकर कश्मीर तथा पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गोखले के राजनीतिक गुरु थे? पहला ऑप्शन है एमजी रनाडे, दूसरा है राजा राम मोहन राय, तीसरा है रविंद्रनाथ टैगोर और लास्ट ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे महादेव गोविंद रनाडे यानी एमजी रनाडे, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक नरमपंथी नेता थे। उन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसमें नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत की विकास दर सर्वाधिक रही? पहला ऑप्शन है 8वीं पंचवर्षीय योजना में, दूसरा है 9वीं पंचवर्षीय योजना में, तीसरा है 10वीं पंचवर्षीय योजना में और लास्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना में। तो भारत की विकास दर सर्वाधिक रही थी 11वीं पंचवर्षीय योजना में, जिसका कार्यकाल था 2007 से 2012 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को लागू किया गया था? पहला ऑप्शन है वर्ष 2002 में, दूसरा है वर्ष 1999 में, तीसरा है वर्ष 2007 में और लास्ट है वर्ष 1997 में। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत अप्रैल 1999 में की गई थी।
इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवारों को स्वयं सहायता समूह के संगठन, प्रशिक्षण, ऋण व प्रौद्योगिकी और बाजार से जोड़कर स्वरोजगार प्रदान करना था। इस तरह आज हम लोग 15 क्वेश्चन को डिस्कस किए। जो भी अभ्यर्थी नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे अपनी मित्र मंडली में साझा करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।